ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, आप सीधा अगर उसका वो फार्माकोलॉजी देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और जो बेसिक एचएपी है वहां से आपको स्टार्ट करना होगा। एचएपी जो आपका कंप्लीट हुआ है, वहां पे जो आपने हार्ट के बारे में स्टडी किया था उसको रिवाइज करिए पहले। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो आपको वो रिवाइज अगर आपने सही ढंग से किया है तो फिर आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल को सही ढंग से देख पाएंगे। ऐसे ही आज हम लोग एक नया जो सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग के इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। बिकॉज जो मेजर पार्ट है उसमें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो कोर फार्माकोलॉजी हम लोग बताना चाहेंगे, दैट फार्माकोडायनेमिक्स एंड द फार्माकोकाइनेटिक्स। बट फार्माकोलॉजी आप स्टडी कर रहे हैं, बट अगर आपको ड्रग का नेम पता नहीं है या वो ड्रग वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, बिकॉज ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो नेम ऑफ ड्रग और उसकी जो कैटेगरी है उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आप फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें या फार्माकोकाइनेटिक्स है उसकी बात करें तो वो सूट करेगा। और ऐसे ही अगर आप जो आंसर्स अपने देंगे तो स्टार्टिंग में अगर आपने जो कैटेगरी है वो गलत बता दिया तो फिर आंसर में मार्किंग पुअर होगी, बिकॉज जो कैटेगरी है वो सही बताना है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दें या ड्रग कंट्रोल जो ऑफिसर है डीआई है, तो वहां पे सीधा क्वेश्चन जो कैटेगरीज हैं उनको लेकर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने सेकंड लेक्चर में ही जो मैक्सिमम जो क्लासिफिकेशन पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है, और जो माइनर पार्ट है वो ड्यूरिंग ईच टॉपिक कंप्लीट होगा। तो उसको लगातार रिवाइज करें। मैंने आप लोगों का CPR वाला जो आईडी है सबको मेल कर दिया है, गूगल क्लासरूम, उसमें जाके अपना जो मटेरियल है वो डाउनलोड कर लें। असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दें। एरिथमिक ड्रग्स के ऊपर है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कल डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करके उसे सेंड कर दें। तो आज हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो इसके बारे में आप लोगों ने HAP में पढ़ा है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ये काम कैसे करता है, जैसे जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें एक फ्लो चार्ट है। तो HAP एक्चुअली आपके हर जगह पर आएगी, बिकॉज अगर आप HAP को कंप्लीटली यहाँ पर स्टडी करें या यहाँ पर ऐसा रखें कि पहले जो HAP है वो कंप्लीट हो, तो वो एक अपने आप में एक टॉपिक है, उसको हम इसके साथ में कंप्लीट नहीं ले सकते। उसका रेफरेंस की आपसे बात होगी और उस बात को आपको सही ढंग से डाइजेस्ट करना है, तो वो प्रॉपर्ली आपको कंटिन्यूस रिवीजन में उसको रखना पड़ेगा। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, इसको कहा जाता है एन ऑल्टरनेट पाथवे टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। हम लोगों ने जैसे कल जो कैटेगरीज को डिस्कस किया, तो जो पेशेंट है उसको तो इन सब के बारे में पता नहीं है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और ये अगर वो हेल्थ साइंसेज से बिलोंग नहीं करता है तो, और हर कोई यहाँ ये सब पता नहीं है। बट जो कंट्रोलिंग जो फैक्टर्स हैं, जो डायग्नोसिस का पार्ट है, जो हेल्थ साइंस का पार्ट है, उसके बिहाफ पे ये इंपॉर्टेंट है।
और अगर आपको जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है ब्लड प्रेशर, अगर आपको बात की जाए कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो सबसे पहले अगर आपको कैटेगरी को चूज करना पड़े तो आप कौन सी कैटेगरी को चूज करेंगे ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए? हम लोगों ने डिस्कस किया है द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर आप उसमें देखें तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, तो ये जो सिस्टम है ये एक ऑल्टरनेट पाथ है, यानी कि ये सबके साथ में काम करेगा, बाकी सब तो आपको ट्रीटमेंट में डालना होगा। वासोडाइलेटर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, एडिनर्जिक हैं, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स हैं, जो कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का। बट ये किस स्टेज पे आप लोग यूज करेंगे? जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में इनके ड्रग देखे थे, ACE इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल है, लोसार्टन है। तो लोसार्टन है जैसे लोसार एच के नाम से अच्छा फॉर्मुलेशन इसका आता है। तो ये किस कंडीशन में दिया जाएगा? तो जो डायग्राम है इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। एंजियोटेंसिन सेकंड इज एन octapeptide and generated in plasma from a precursor that is plasma alpha globulin। तो अब जैसे आप लोग जो फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो ऑलरेडी आप लोगों का सिलेबस हो गया है, HAP हो गया है, बायोकेमिस्ट्री हो गया है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया है, तो वहां से जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबको कोरिलेट करके आपको ये जो पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। जैसे प्लाज्मा अल्फा 2 ग्लोबुलिन, so it is a biomolecule and it is involved in the electrolyte, blood volume and the pressure homeostasis। अब homeostasis टर्म है, HAP का टर्म है। तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है इसका मेजर फंक्शन क्या है? इट इज contributing its role in the balance of electrolyte, blood volume and the pressure, जिसको हम homeostasis कहते हैं। The pressure action of the kidney extracts was known since the turn of 19th century। The active material is termed as renin। इसका जो आइसोलेशन का प्रोसेस है, ये कैसे पता चला कि जो किडनी है उसमें रेनिन होता है और उसी से जो फॉर्मेशंस हैं वो स्टार्ट होती हैं, जैसा कि फ्लो चार्ट है। ये जो रेनिन है ये एक्चुअली with the help of the enzyme angiotensinogen is going to convert an angiotensin first, and this with the help of angiotensin converting enzyme is going to form the angiotensin second। और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो एंजियोटेंसिन सेकंड का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन है ब्रेन पे जाएगा, तो ब्रेन से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसका वो सिक्रेशन बढ़ेगा, वो किडनी के ऊपर वो एक्ट करेगा, तो अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको शो करेगा। वाटर और सोडियम का जो रिटेंशन है उसको बढ़ाएगा, सोडियम लेवल डिक्रीज करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जो प्रेशर है उसको कम करेगा। अभी तक लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। यरुना पाटीदार, नेटवर्क बहुत कम आ रहा है यरुना का क्या? मैंने भी एक्चुअली ब्रॉडबैंड लिया तब जाके ठीक हुआ ये, अदरवाइज नेटवर्क का इशू बहुत था ना पहले। इमरोज भी ट्राई कर रहा है कई बार, ठीक है। सेकंड इसका अगर हम जो एक्शन है वो देखते हैं, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है वहां पर ये अपना जो एक्शन है उसको शो करेगा, वहां से एल्डोस्टेरॉन, जैसे कल हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखा था, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन या
उसका एक और जो कैटेगरी है दैट इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो ऐसे आप कोरिलेट कर पाएंगे ड्रग्स को। अब इसका जो एक्शन है वो फाइनली क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और जो कार्डियक आउटपुट है उसको ये बढ़ा देता है, और इसकी वजह से आर्टीरियल जो प्रेशर है वो बढ़ता है। तो अब हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज अगर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज क्या है, अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है तो बीपी लो भी नहीं होना चाहिए ना, उसको भी तो हाई करने के लिए कोई चाहिए। तो होम्योस्टेसिस जब मेंटेन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सर्टेन लेवल से ज्यादा हो गया है, उसको हम अगर हाइपरटेंशन स्टेज में आ गए हैं तो फिर हमें ड्रग की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज ये जो सिस्टम है ये अपने आप में होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है। Next is in 1940, renin was shown to be an enzyme which acted indirectly by producing a pressure principle from the plasma protein. And subsequently, it became clear that the product of the renin action was an inactive decapeptide angiotensin first, which was converted to active octapeptide angiotensin second by angiotensin converting enzyme. तो जैसे ही जो किडनी है उससे पता चला आइसोलेशन हुआ। एक्चुअली क्या है, जो बायोमोलिक्यूल हैं या जो प्रोटीन्स हैं या इवन जो एंजाइम है उनको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्लांट से एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन पे आपने लैब में वर्क किया होगा, ऐसे ही जो ऑर्गन्स हैं उससे भी हम लोग एक्सट्रैक्शन करके और जो आइसोलेशन वर्क है प्रोटीन का और इवन एंजाइम, तो वो कैटेगरीज को हम लोग देख सकते हैं। तो जब रेनिन को निकाला गया और उसकी स्टडी हुई तो पता चला कि जो रेनिन है वो उसका कन्वर्जन होता है या उसकी वजह से जो जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में ट्रांसफॉर्म होगा, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ACE angiotensin converting enzyme. The renin angiotensin system has attracted considerable attention in the recent year. तो जैसे हम लोगों ने कल जो ड्रग के बारे में डिस्कस किया था, फर्स्ट जो कैटेगरी वही थी ये, तो कैप्टोप्रिल, जो कैप्टोप्रिल ड्रग है इसका जब डिस्कवरी हुआ तो इसका ये एक्शन हमको देखने को मिला कि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, इनहिबिटर है। तो पता चला कि जो हाइपरटेंशन का स्टेज है वहां पे ये जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसको ये कंट्रोल कर सकता है। Now, the circulating renin angiotensin system. सर्कुलेशन में जो लगातार काम हो रहा है वो कैसे काम हो रहा है? The generation and the metabolism of the angiotensin second in circulation is controlled by angiotensin, because जितना क्वांटिटी एंजियोटेंसिन का होगा उतना ही क्वांटिटी में ये बनेगा। तो इसको अगर हम कंट्रोलिंग स्टेप देखें तो द एंजियोटेंसिन is itself the controlling step. Normally the amount of renin in plasma act as the limiting factor for angiotensin second generation. Renin जितना होगा उतना ही इसका फॉर्मेशन होगा। The plasma T half of renin is 15 minute. फार्मेकोकाइनेटिक्स की अगर आप बात करें तो एक वैल्यू आपके पास आ गई है T half। The biological potency of the angiotensin first is only 1/100 that of the angiotensin second, but it is rapidly converted into later by ACE, which is a dipeptidyl carboxypeptidase located primarily on the luminal surface of vascular endothelial cells and especially
in lungs. A circulating angiotensin second also has a very short T half, 1 minute, and the first degradation product termed as angiotensin third is 2 to 10 times less potent than the angiotensin second, except in stimulating aldosterone secretion, in which it is equipotent. Angiotensin third is further acted upon by a variety of peptidases, collectively termed angiotensinases, to the inactive fragment. तो जो सर्कुलेशन है वो इसका फॉर्मेशन का और टी हाफ का जितना भी टाइम है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो फर्स्ट फैक्टर तो क्या है कि जितना एंजियोटेंसिन होगा उतना ही एंजियोटेंसिन सेकंड हमको मिलेगा. अब ये जो एंजियोटेंसिन है वो डिपेंड करता है कि जितना अमाउंट रेनिन का प्लाज्मा में होगा उतना ही टोटल जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो हमें मिलेगा. टी हाफ इसका 15 मिनट है ही. वस्कुलर जो एंडोथेलियल सेल है लंग्स के, वहां पर जो कन्वर्जन का काम है वो हो जाता है. अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें बता रखा है कि जो एंजियोटेंसिन थर्ड है वो भी इसके बाद में बनता है, बट उसकी जो पोटेंसी है वो कम है और वो उसका जो मेजर एक्शन है वो केवल जो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन है वो है. इसलिए जितना भी जो फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसको फोकस किया गया. Now there is one more system which is known as local renin angiotensin system, या फिर हम इसको कहते हैं the tissue renin angiotensin system. ये क्या होता है? Apart from the angiotensin second generated in circulation, blood vessel capture circulating renin and angiotensinogen and produce angiotensin second within or at the surface of their wall, that is extrinsic local renin angiotensin system. तो होता क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं ये अपने आप में कुछ क्वांटिटी जो सर्कुलेटिंग रेनिन की और जो एंजियोटेंसिनोजन की है उसको कैप्चर कर लेते हैं और धीरे धीरे जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है उसका फॉर्मेशन होता रहता है. और ये जो फॉर्मेशन है ये कह रहा है एक्सट्रिंसिक लोकल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. सेकंड पॉइंट है द मैनी टिश्यूज स्पेशली हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, किडनीज, एड्रिनल glands possess all component of renin angiotensin system and generate angiotensin second inside their cell. अब बिसाइड अगर हम बात करें ब्लड वेसल के तो कुछ ऑर्गन्स भी हैं जो भी सेम ऐसा ही काम करते हैं कि जो सर्कुलेशन में जो रेनिन है उसको कैप्चर करेंगे, जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको कैप्चर करेंगे और धीरे धीरे एंजियोटेंसिन सेकंड की क्वांटिटी ऑर्गन के अंदर ही मिलने लग जाती है उनके सेल्स में और उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक लोकल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. Thus, the local renin angiotensin system appears to operate in several organs in addition to the circulating one. अब जो सर्कुलेटिंग की क्वांटिटी है वो तो चल ही रही है, बट जो लोकल जो सिस्टम है चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, तो इसके अंदर भी जो एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है उसके चलते इसका एक्शन शो होता रहता है. नाउ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन. एंजियोटेंसिन जो सेकंड है पहले हम इसका काम देखें, फिर हम बता पाएंगे कि हमारी ड्रग इसके ऊपर काम वो कैसे कर सकती है. तो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हमें बायोमॉलिक्यूल के बारे में बात करनी होती है. हमें पता तो है कि इसके लिए जो ड्रग है वो कैप्टोप्रिल है, बट जो कैप्टोप्रिल है वो कैसे काम करेगा, तो पहले हमें इसके सारे जो एक्शन है वो देखने होंगे और फिर जो कैप्टोप्रिल है वो कौन कौन से
जो एक्शन है उसके ऊपर उसकी पोटेंसी क्या है उसको हम लोग देखेंगे। So on the CVS, that is the cardiovascular system, the prominent action of the angiotensin second is vasoconstriction. अब जैसे कि फ्लो चार्ट में हम लोगों ने देखा ऑलरेडी, तो मेजर जो इसका जो एक्शन है दैट इज वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ये एक्शन शो करेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर आप यहाँ पे देखें तो आर्टीरियल जो प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर, इट इज ड्यू टू वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। चाहे वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है और सोडियम को डिक्रीज कर रहा है, सोडियम को यहाँ पे जो रिटेंशन है उसको बढ़ा रहा है, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों है? दिस इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली एज वेल एज बाय एनहांसिंग एड्रेनलिन नॉर adrenaline release from the adrenal medulla adrenergic nerve ending and by increasing the central sympathetic outflow। तो जैसे आपने ऑटोनॉमिक सिस्टम में दो एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा है, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को। नॉर एड का नाम सुना है आपने? ये लाइफ सेविंग ड्रग है ना, लाइफ सेविंग ड्रग है। और जो पेशेंट आईसीयू में जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, अभी जैसे जो मेरे फादर हैं वो भी हुए थे एडमिट, तो उनको नॉरेट डाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो बीपी की जो कंडीशन है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, जो लो बीपी की कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसका जो एक्शन है, हम बात कर रहे हैं किसकी? एंजियोटेंसिन सेकंड की। ये जो एक्शन है ये टोटली सपोर्ट कर रहा है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, यानी कि एड्रेनलिन या जो नॉर एड्रेनलिन है उनके जितने भी सारे एक्शन है उनको ये सपोर्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट में आप लोग देखें, द वासोकॉन्स्ट्रिक्शन इन्वॉल्व्स द आर्टीरियोल। वासो जो कॉन्स्ट्रिक्शन जो एक्शन है वो हो रहा है आर्टीरियोल्स की वजह से, वेन्यूल्स की वजह से, एंड अकर्स इन all vascular beds. However, it is less marked in cerebral, skeletal muscles, the pulmonary and the coronary vessels. तो मेजर जो एक्शन है इसका वो आर्टीरियल और वेन्यूल्स पर है, और माइनर एक्शन है सेरिब्रल, स्केलेटल मसल्स और जो कोरोनरी वेसल है उस पे। एंजियोटेंसिन सेकंड induces vasoconstriction, promotes the movement of fluid from vascular to extravascular compartment, and this result in BP rise acutely। तो ब्लड प्रेशर के लिए जो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन का जो फैक्टर है, जैसे आप लोग देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि फ्लूइड बॉडी से जा नहीं रहा है और उसका जो रिटेंशन है वो हो रहा है। वापस से हमें फ्लो चार्ट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सोडियम और वाटर का जो रिटेंशन है वो बॉडी में होता रहेगा तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ेगा और अपने आप ही जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो एक्टिविटी है वो आएगी और आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा देगी। लास्ट पॉइंट, एज अ प्रेशर एजेंट एंजियोटेंसिन सेकंड इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन ऑफ angiotensin first है। rather long term infusion of low concentration of angiotensin second produce sustained rise in BP by its renal effect, promoting salt and water reabsorption as well as by enhancing the endothelin generation। तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है।
ये कंटिन्यू रहेंगे। इसमें हम लोग देखें द एंजियोटेंसिन सेकेंड इज इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम इसका हार्ट पे जो एक्शन हो रहा है उसको फोकस करें, which promote the calcium influx, though it can increase heart rate by enhancing sympathetic activity. Reflex bradycardia predominate in the intact animal. तो अब ये जो एक्शन है अगर आप इसको देखें, हम लोगों ने जो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, कैल्शियम अगर सेल के अंदर आ जाता है, उसका इन्फ्लक्स हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, या अगर हम कार्डियक मसल्स की भी बात कर रहे हैं, मायोकार्डियल जो सेल्स हैं, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को वो प्रमोट करता है। और इसको जो कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड की वजह से बढ़ जाता है। इसकी वजह से इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट बाय एनहांसिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। और इसकी वजह से अगर हम कंप्लीट बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे फोर्स तो बढ़ेगा और रेट बढ़ेगा, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कुछ एनिमल्स हैं जिसमें रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया ऑब्जर्व किया गया। The cardiac output is often reduced and the cardiac work is increased due to rise in the peripheral resistance. अब जैसे ये जो टर्म्स है, the peripheral resistance, इससे आप लोग क्या समझते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे हैंड्स पे हैं, और यानी कि जो हार्ट से दूर है, जो हमारी जो बॉडी की जो पेरिफेरी है, जैसे हम लोग मैथ्स में बात करते हैं सरकमफ्रेंस, तो बाहर के भी वेसल्स हैं, वहां पर जो कार्डियक आउटपुट है वो कम होगा और कार्डियक वर्क बढ़ जाएगा। आउटपुट अगर कम निकालेगा तो वर्क तो ज्यादा करना ही पड़ेगा। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉरएड्रेनालिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड डज नॉट एक्टिवेट लेटेंट पेसमेकर। हम लोगों ने जैसे इम्पल्स जनरेशन में देखा था, साइनोएट्रल नोड है वो यूज किया जाता है इम्पल्स जनरेशन के लिए, और इसके अलावा जितने भी इम्पल्स जनरेटिंग फैक्टर हैं उनको कहा जाता है लेटेंट पेसमेकर। यानी कि जितने भी मसल्स हैं जहाँ पे एरिथमिसिटी पाई जाती है कार्डियक मसल में, बट वो लेटेंट फेज में है, तो ये उनको सपोर्ट नहीं करता है। नॉरएड्रेनालिन तो लेटेंट पेसमेकर के ऊपर भी काम करता है, बट इट इज नॉट acting on the latent pacemakers. The angiotensin second acting on a chronic basis induces hypertrophy, hyperplasia, and increase intracellular matrix production in myocardium and vascular smooth muscle by direct circular effects. Cellular effect involving the expression of the proto-oncogenes and transcription of several growth factors. अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो इसका जो कॉम्प्लेक्स एक्शन है या इसका जो ओवरऑल एक्शन है उसको बता रहा है कि मान लीजिए अगर स्टेजेस आ जाती है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, या जो मायोकार्डियम वस्कुलर सेल्स हैं उसमें प्रोटो ऑन्कोजेंस वाले फैक्टर्स हैं, तो वहां पे जो इसका इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, और ये काम करता है बाय वस्कुलर स्मूथ मसल, और डायरेक्टली इसके सेलुलर इफेक्ट्स वहां पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। बट वहां पे भी जो मेन एक्शन है वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन ही ये करेगा। नाउ इनडायरेक्टली द वॉल्यूम ओवरलोड एंड इंक्रीज peripheral resistance caused by the angiotensin second contributes to the hypertrophy and remodeling, abnormal redistribution of muscle mass in the heart and blood vessels. अब एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हर चीज में एक वेट आ जाएगा, तो मसल मास इंक्रीज हो रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन इंक्रीजेस वेसल वॉल एंड प्लस द इंटीमल थिकनेस एंड कज वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी।
अब कुछ टर्म्स हैं जैसे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, एरिथमियाज है, तो इन सब में भी इंक्रीजिंग फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली अगर जो इफेक्ट है वो हाइपरटेंशन का यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर ये कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं रहे या ये जो स्टेज है वो हाइपरटेंशन की स्टेज है। Fibrosis, dilatation of the infarct area with hypertrophy of the non-infarcted ventricles wall is seen after myocardial infarction. अब जो myocardial infarction है अपने आप में एक स्टेज है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, तो अपने आप में एक पर्टिकुलर एरिया वर्किंग जो कंडीशन है उसमें नहीं रहता है। आगे हम लोग जो डिजीज है उनको जब देखेंगे तो ये चीज सामने आएगी, और वो जो एक पर्टिकुलर एरिया काम नहीं कर रहा है हार्ट का, फिर वहां पे फाइब्रोसिस और ये सब देखने को मिलता है, तो यानी कि वो जो कंडीशन है वो वर्स्ट होती जाएंगी। द प्रोग्रेसिव कार्डियक मायोसाइट्स death, fibrotic transform occurs in congestive heart failure. These changes are important risk factor for the cardiovascular morbidity and mortality. The ACE inhibitor therapy retards reverses maybe of these changes, imported angiotensin second vascular and ventricular hypertrophy, apoptosis and remodeling. तो इसीलिए जो ACE inhibitors हैं वो दिए जाते हैं ताकि ये सब जो चीजें हैं इनसे पेशेंट को बाहर निकाला जा सके। अदरवाइज क्या होगा कि ये सब जो कंडीशन है वो धीरे धीरे जनरेट होने लग जाएंगी। सबसे पहले हाइपरटेंशन होगा, फिर उसके बाद हाइपरट्रॉफी और फाइब्रोसिस की कंडीशन और मायोकार्डियल जो इंफ्रैक्शन है वहां पे भी इसका रूल आएगा, और इस वजह से फिर कार्डियक फेलियर या मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी की बात इसमें होगी। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, इसके आगे हम लोग देखेंगे। और